हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग अपने पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद को, और उसको हम लोगों ने 3 वीडियो में कवर किया था। 3 वीडियो में हम लोग उसको समझे थे। डिटेल तो हम लोग उसमें नहीं समझ पाए, उसमें हम लोग बाय ऑब्जेक्टिव टाइप थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास किए थे। उसी प्रकार अब हम लोग जो है दूसरे चैप्टर को टारगेट करके उसको पढ़ेंगे। इसी तरह से हम लोग आगे भी इस क्रम को जारी रखेंगे और एक एक चैप्टर को आसानी से आपको समझाने का और उसके बेसिक फंडामेंट जो बेसिक बातें हैं उसको बताने का आपको हम प्रयास करेंगे। आज हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं कक्षा 10 के इतिहास के दूसरा चैप्टर को, जिसका नाम है साम्यवाद समाजवाद। आज हम लोग समझेंगे कि क्या साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, सोशलिज्म क्या है, कम्युनिज्म क्या है। इन बातों को हम लोग जो है एक एक करके एकदम शांति के साथ पैसेंस रखते हुए समझेंगे। हम सोच रहे हैं कि पिछले चैप्टर को जितना शॉर्टकट में बताया गया आपको, उससे थोड़ा डिटेल में इसमें बताया जाए। और हम लोगों ने इसके लिए जो है अब थोड़ा विशेष जो है हम लोग काम करना शुरू कर दिए इस पर। हम लोग अब इस पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। कक्षा 10 का अब एग्ज़ाम भी आने वाला है। अभी जुलाई चल रहा है और जुलाई के बाद आपका कुछ ही मंथ बच जाता है एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग इस पर जो है जोर लगा के मेहनत करेंगे। आप भी लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा समाजवाद और साम्यवाद का इंग्लिश, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। इसको आप लोग एक बार ध्यान में रखिएगा। सोशलिज्म और कम्युनिज्म आपको पढ़ाया गया था पिछला चैप्टर में। राष्ट्रवाद आपको पढ़ाया गया था यूरोप में राष्ट्रवाद यानी राष्ट्रवाद। उसमें हम आपको बताए थे, इसको बोलते हैं नेशनलिज्म। उसमें हम आपको बताए थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद को समझने में हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग को बहुत सहायता मिला था कि राष्ट्रवाद होता क्या है। उस चैप्टर से हम लोगों को बहुत चीज़ मिला था। जैसे राष्ट्र के प्रति प्रेम होना राष्ट्रवाद है। राष्ट्र के प्रति प्रेम होना राष्ट्रवाद है। मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ, जैसे ये वाद है, इस शब्द के लास्ट में वाद लगा हुआ है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र लिखा हुआ है। इस शब्द के लास्ट में वाद लगा हुआ है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, वाद समाज लिखा हुआ है। इस शब्द के अंत में वाद लगा हुआ है, इसके आगे में क्या लिखा हुआ है, साम्य। यानी ऐसा कोई भी शब्द, जैसे तीनों में आपको कॉमन चीज़ वाद नजर आ रहा है, ठीक है। और इसमें आई है सब सोशलिज्म, नेशनलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब जो वर्ड दिख रहा है आपको, हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जो लास्ट वाला वाद है वो अगर वाद लगा हुआ है शब्द में, तो वो अपने जो फर्स्ट वाला में जो लिखा हुआ है उसको वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। आइए इससे आगे की चीज़ को अब हम एक एक करके पढ़ने का, एक एक करके समझने का, हर एक चीज़ को समझेंगे। यहाँ साम्यवाद क्या है, साम्यवाद क्या है, समाजवाद क्या है, राष्ट्रवाद को तो समझ ही गए थे। अब आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर समझेंगे समाजवाद को और साम्यवाद को। समाजवाद सबसे पहले, अगर हमको समाजवाद बहुत बेसिक में, अभी आपको क्या बताएं, जो वर्ड जो है, अगर वर्ड के लास्ट में वाद लगा हुआ है तो वो अपने पहले वाला को सपोर्ट कर रहा है। जो वर्ड के लास्ट में अगर वाद लगा हुआ है तो पहले वाला को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से जैसे समाज लिखा हुआ है, समाजवाद, तो समाजवाद का मतलब हो गया समाज को सपोर्ट करना, समाजवाद। और एक है साम्यवाद। मैं कोशिश ये करता हूँ कि पहले आपको ये समझा देता हूँ। ये जो वाद है, वाद के आगे में क्या लगा हुआ है, समाज, यानी समाज को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये समाज में जो सामाजिक विचारधारा होगा उसको सपोर्ट करेगा। समाज में जो लोग की इच्छाएं होगी, समाज में जो लोग चाहेगा उसको सपोर्ट करेगा। अगर साम्यवाद का अगर हम बात करें तो साम्य को सपोर्ट करेगा। साम्य कोई अर्थ वगैरह इसका फिर आपको समझने में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आपको पहले इसको समझना। और इसका ही उग्र रूप क्या है, साम्यवाद। यानी समाजवाद में वही चर्चा किया गया है, जैसे समाजवाद में चर्चा क्या किया गया है कि समाज में जितने भी चीज़ है, जितने भी रिसोर्स है, सब पर किसका उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का स्वामित्व हो। जैसा कि आप इकोनॉमिक्स में अगर पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स में आपको बताया गया होगा कि समाजवाद क्या है। तो उत्पादन के समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी इसका नाम आता है। अभी हिस्ट्री में आप लोग एक विचारधारा को पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ये एक विचारधारा है, ये एक यहाँ पर विचारधारा है जो समाज के बारे में अध्ययन करने को कहता है, साम्यवाद। या ये भी एक विचारधारा है, साम्यवाद। तो ये विचारधारा आया कहाँ से और ये विचारधारा कहाँ से है, देखिए यहाँ पर जो है ये विचारधारा कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़िएगा। इनका विचारधारा है साम्यवाद वाला। और इसके बारे में पढ़े तो कार्ल मार्क्स से जो पहले आया उसके बारे में पढ़ना होगा। यहाँ पर इसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है, इसको आप आगे और खींचना है। देखिए, सब पॉइंट को हम बाद में कवर करा देंगे। जैसे समाजवाद है, तो समाजवाद का सबसे पहले कोई तो नाम लिया होगा। समाजवाद शब्द का सबसे पहले कभी तो इस्तेमाल क्या होगा, है ना। समाजवाद शब्द जो है सबसे पहले 1810 में इस्तेमाल किया गया। सर्वप्रथम 1810 में इस्तेमाल किया गया रॉबर्ट ओवन द्वारा। और कहीं कहीं पर आपको थोड़ा सा इसका, कहीं कहीं पर आपको इसमें डिसमिस नजर आएगा, और कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ आ सकता है कि हेनरी द सेंट साइमन, कहीं कहीं पर इसको हेनरी द सेंट साइमन।
अगर हम डेफिनेशन आपको बताना शुरू करें तो सबसे पहले समाजवाद है ना, ठीक है। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें आधुनिक काल के समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, मजदूर एवं सर्वहारा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए, अभी जैसा कि बताया गया कि समाज के बारे में सपोर्ट करेगा, तो समाज में जो पिछड़े लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, मजदूर टाइप के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाना है ना, उसी को समाजवाद कहेंगे, ठीक है। उत्थान के लिए एक मार्ग प्रस्तुत किया गया, जैसा कि आप लोग ये समाजवाद का डेफिनेशन से आपको समझ में आएगा। जो पिछड़े वर्ग है, जो अच्छी पिछड़े पिछड़े बहुत बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसके उत्थान के लिए काम करने का समाजवाद किया गया है। जैसा कि आप लोग भारतीय राजनीति में अगर देखे होंगे तो बहुत सारे पार्टी ऐसे हैं जो इस शब्द का यूज़ करती है, समाजवाद का या साम्यवाद का। साम्यवादी पार्टी भी हमारे देश में है, समाजवादी पार्टी भी हमारे देश में। तो वो समाजवाद नाम रखने का उसका मतलब क्या है, उसके पीछे उसका कहानी क्या है कि समाजवाद जो है एक अर्थ करता है। समाजवाद का मतलब हुआ कि समाजवाद जो है मजदूर के साथ है। समाजवादी पार्टी जो है वो मजदूर की बात करेगी। समाजवादी पार्टी का जो विचारधारा होगा वो मजदूर के लिए होगा, गरीब के लिए होगा, अति पिछड़ा के लिए होगा, पिछड़ा के लिए होगा, जो शोषित वर्ग है उसके लिए होगा, सर्वहारा वर्ग, इन सभी वर्गों के लिए होगा, ठीक है। ये सब बात किया जाता है समाजवाद में। देखिए समाजवाद, यहाँ पर लिखा हुआ है, समाजवाद की भावना मूलतः 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ। जब औद्योगिक क्रांति हुआ, आगे जब आप 3, 4, 5 चैप्टर में ना, 5वां चैप्टर में जब आप पढ़िएगा तो औद्योगिक क्रांति के बारे में, तो औद्योगिक क्रांति जब हुआ तो उस समय फैक्ट्री आया, मालिक बने, मजदूर बने, तो जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनका शोषण हो रहा था, और जो मालिक वर्ग के लोग थे उनका शोषण कर रहे थे। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं वहाँ पर लोगों के अंदर विचार जगा कि नहीं, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ठीक है, ये जो मजदूरों के साथ हो रहा है ये गलत हो रहा है। तो उसके लिए उस समय भी विचारधारा, समाजवाद जैसा विचारधारा पनपना शुरू हो गया। और यही समाजवाद जब उग्र रूप से बढ़ना शुरू हुआ, एक नया आदमी जो कार्ल मार्क्स जो अपना सिद्धांत लिखा, अपना थ्योरी दिया, अपने उस समाजवाद के बारे में बताया, उस चीज़ को साम्यवाद बोला गया है। पहले समाजवाद समझ लीजिए बढ़िया से, उसके बाद साम्यवाद। समाजवाद में किसका बात किया गया है? अति पिछड़ा, पिछड़ा, मजदूर वर्ग, ठीक है, इन सब के बारे में चर्चा किया गया है। समाजवाद एक विचारधारा है, साथ ही साथ एक समाजवादी इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स का 3 पार्ट होता है। एक मिश्रित इकोनॉमिक्स, किसी भी देश में, जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी यानी मिश्रित इकोनॉमिक्स यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। जैसे कहीं और चले जाइए, जैसे आप रूस चले जाइए, रूस मत जाइए आप, रूस में तो खत्म हो गया। चाइना चले जाइए, चाइना में समाजवादी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि एक पार्टी वहाँ पर। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, हर एक चीज़ पर, जितना भी चीज़ है उस पर सरकार का ही, मतलब सरकार का ही रूल होगा, उस पर शासन होगा। सब कुछ किसका है? सरकार का होगा, ठीक है। जैसे भारत में नहीं है, भारत में कुछ कंपनियां, क्या प्राइवेट कंपनी जो है वो सरकार की है क्या? नहीं है। तो जो जैसे चाइना वगैरह में लगभग चीज़ आपको किसका मिलेगा? सरकार का ही मिलेगा। चाइना भी ऐसे समाजवादी अर्थव्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण नहीं है, लेकिन हम लोग मान सकते हैं कि चाइना, ठीक है, क्यूबा, इन सबको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मिक्स्ड अर्थव्यवस्था कौन है? जो क्या बोलते हैं, भारत। भारत कैसा अर्थव्यवस्था वाला देश है? मिक्स्ड अर्थव्यवस्था वाला देश है, यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। एक और अर्थव्यवस्था है, वो क्या कहलाता है? पूंजीपति अर्थव्यवस्था, ठीक है। जैसे अमेरिका चले जाओ, अमेरिका में क्या मिलेगा? पूंजीपति अर्थव्यवस्था, ठीक है। किसका फोन आ रहा है? वीडियो रुक। जैसा कि हम बता रहे थे कि अमेरिका के बारे में, अमेरिका जो है एक पूंजीपति अर्थव्यवस्था वाला देश है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत जैसा देश है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। और चाइना का एक उदाहरण दिए थे, हालांकि पूर्ण तो नहीं है साम्यवादी, लेकिन उसको माने के चलेंगे हम लोग, ठीक है। साम्यवादी है वहाँ, क्योंकि एक ही पार्टी का सरकार है और वहाँ के लगभग चीज़। हाँ, एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है उत्तर कोरिया का, ठीक है। उत्तर कोरिया में जितना भी चीज़ है सब पर सरकार का रूल है, सरकार का शासन है, हर एक चीज़ पर सरकार का रूल है। तो वो एक समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश हुआ। चलिए इसको और समझते हैं कि 1827 में सबसे पहले सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग कब हुआ? 1827 में। और किसने किया? रॉबर्ट ओवन ने। हालांकि कुछ स्रोत के हिसाब से अगर रॉबर्ट ओवन ऑप्शन नहीं मिला तो वहाँ पर हेनरी द सेंट साइमन होगा, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है समाजवाद एक विचारधारा भी है और एक अर्थव्यवस्था भी है, ये बात समझना होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार का ही मतलब उस पर रूल हो, सरकार का ही शासन हो, है ना, सरकार का ही एक अधिकार हो। ऐसी व्यवस्था में उत्पादन निजी लाभ के लिए तो नहीं होगा, है ना, निजी लाभ के लिए नहीं होगा, एक आदमी के लिए, किसी के लिए नहीं होगा, वो सब के लिए होगा, ठीक है। अगर कोई काम अगर समाजवादी अर्थव्यवस्था में होगा तो वो सब के लिए होगा। लेकिन अगर वही पूंजीपति अर्थव्यवस्था में होगा तो वो निजी लाभ के लिए वही करेगा, लाभ को कमाने का उद्देश्य किया जाएगा वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं रहता है उतना, क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो सबके लिए काम हो रहा है, ये बात समझना है। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1827 में रॉबर्ट ओवन ने या फिर हेनरी द सेंट साइमन ने किया था, ठीक है। ये भी आपको डिटेल आएगा, ठीक है। साम्यवाद देखिए, साम्यवाद क्या है? साम्यवाद जो है एक विचारधारा है, जैसे समाजवाद है वैसे साम्यवाद है, लेकिन इसमें क्या कहा गया है? आर्थिक समानता, यानी कि हर रूप से समानता। ये वर्ग विहीन मानता है, ये किसी वर्ग को प्रमोट नहीं करता है, ठीक है। ये एक वर्ग विहीन समाज का, मतलब किसी भी तरह का वर्ग नहीं, न पैसा के आधार पर बड़ा होना चाहिए, न समाज में कोई भी तरह का। ये भी सेम बात करता है, समाज में जो सरकार जो काम करे वो मजदूर के हित में हो, है ना। जो पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग, जैसा इसके बारे में बताया, सेम वही बात है। लेकिन इसमें जोड़ देना है क्या? आर्थिक समानता के प्रबल समर्थक है, आर्थिक समानता का। इसीलिए बोला जाता है समाजवाद को साम्यवाद समाजवाद का उग्र रूप है ना। इसी का बड़ा रूप कौन है? साम्यवाद है। तो इस साम्यवाद का लेकिन कॉन्सेप्ट लाने वाला कौन है? कार्ल मार्क्स। उसको हम लोग को बढ़िया से पढ़ना होगा, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो साम्यवाद अगर पूछ दे आपको
साम्यवाद का जो है कॉन्सेप्ट किसने लिया था, तो क्या याद रखना है आपको, कार्ल मार्क्स। और फ्रेडरिक एंगल्स का नाम आप लोग सुने होंगे, फ्रेडरिक एंगल्स। ये दोनों मित्र थे और ये दोनों मिलके सन 1848 में एक पत्र लिखते हैं, एक किताब लिखते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, जिसको बोलते हैं साम्यवादियों के घोषणा पत्र, साम्यवादी घोषणा पत्र। इसको याद रखना है आप लोगों को, एक नंबर में ऑब्जेक्टिव आ सकता है ये। साम्यवादी घोषणा पत्र किन किन लोगों द्वारा लिखा गया, तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स दोनों मिलकर जो है 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा। अब हम कार्ल मार्क्स का अगर झंडी आपको बताना शुरू कर दें, कार्ल मार्क्स के बारे में अगर हम एक एक करके उसका जीवन के बारे में बताना शुरू कर दें तो सही ही रहेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। पहले का ये इसमें देखिए, अंतर अगर समझना हो, अंतर डेफिनेशन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, दोनों में समानताएं की विचारधारा है। समाजवाद और साम्यवाद में अंतर बता देते हैं कि दोनों में समानता की विचारधारा, दोनों बात करता है इक्वलिटी का, समाज हमारा इक्वल में हो, ठीक है। लेकिन समाजवाद में निजी संपत्ति पर आंशिक नियंत्रण होता है, लेकिन समाजवाद में निजी संपत्ति पर आंशिक नियंत्रण होता है, लेकिन साम्यवाद में ऐसा नहीं होता। साम्यवाद आर्थिक समानता का ही बात करता है, वो तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना, कोई बात नहीं। समाजवाद असमानता कम करने का प्रयास करता है, जबकि समाजवाद असमानता कम करने का प्रयास कर रहा है। ये प्रयास कर रहा है कम हो असमानता, जो अनइक्वलिटी है हमारे समाज में वो कम करे, समानता लाए हमारे समाज में। लेकिन ये साम्यवाद जो है ये वर्ग विहीन समाज का स्थापना चाहता है, यानी समाज में कोई वर्ग ही नहीं हो, असमानता क्यों क्या करेंगे, पूरा कोई वर्ग ही ना हो समाज में, ठीक है। आप देखिए समाजवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, समाजवाद की उत्पत्ति हुई औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप। उद्योग से जब लगना शुरू हुआ तब समाज में दो वर्ग का जन्म हो गया, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, तो वहां से समाजवाद वाला कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। उससे पहले अगर और कुछ पढ़ना होगा तो एक चीज समझ लीजिए, आर्थिक रूप से हमारा समाज आर्थिक दृष्टि से दिखाई दे रहा है, आर्थिक दृष्टि से बुक होगा सबके पास, तो बुक में यहाँ पर दिया हुआ, बुक में हम लोग 10th का बुक में दिया हुआ है, यहाँ पर पेज नंबर 24 में आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन दो वर्गों में किया गया। आर्थिक दृष्टि से समाज का विभाजन, ठीक है। यानी आर्थिक दृष्टि तो आप लोग समझ रहे होंगे, इधर दिख रहा है बाबा, इधर एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग, इसी को बोलेंगे मजदूर वर्ग। ये दो तरह का वर्ग है जो आर्थिक दृष्टिकोण से आया है, यानी पैसा के मामले में बात कर रहा है, ठीक है। आर्थिक दृष्टि से समाज कितना वर्ग में, दो भागों में बांटा गया, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। पूंजीपति वर्ग कौन होता है, जिसके उत्पादन के सभी साधनों पर जिनका नियंत्रण होता है, जो उत्पादन के सभी साधनों का मालिक होता है, उसी को बोलेंगे पूंजीपति वर्ग, ठीक है। डेफिनेशन हम नहीं बता रहे हैं, हम समझाने के लिए आपको बेहतर ढंग से समझ में आया, डेफिनेशन खुद से बनाइए कि ऐसा वर्ग जिसका उत्पादन के सभी साधनों पर मालिकाना हक होता है उसका, और वो क्या कराता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से अपना उद्योग धंधा चलाता है, काम करता है, और अपने अंदर में कुछ श्रमिकों को खटाता है, श्रमिकों से काम लेता है, ठीक है। और श्रमिक वर्ग कौन होता है, जो अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाना में काम करते हैं, ठीक है। वही हुआ मजदूर वर्ग, जो अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए कुछ न कुछ छोटे मोटे काम में, छोटे मोटे व्यवसाय में लगे रहते हैं, श्रमिक वर्ग हुए ना। तो यहाँ पर सबसे पूंजीपति वर्ग अपना लाभ कमाने के उद्देश्य से पूरा काम करता है, जो भी काम करेगा लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करेगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे, जिस समय श्रमिक जगत आर्थिक दुर्दशा और सामाजिक पतन की स्थिति से गुजर रहा था, उसी समय श्रमिकों को कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रभक्तों, यानी श्रमिकों का कुछ सपोर्ट मिलता है। देखिए श्रमिक वगैरह को जो इतना प्रताड़ित किया जा रहा था, उस पर इतना जो जुल्म किया जा रहा था, 16-16 घंटा काम कराना, ये सब जो किया जा रहा था, तो इस तरह इसी में कुछ लोग जो थे वो सामने आते हैं, निकल के आते हैं कि नहीं, इसके साथ जो है, श्रमिकों के साथ जो है गलत हो रहा है, तो गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं वहाँ पर। और उसमें समझेंगे कि कौन कौन से लोग ऐसे रहते हैं जो सबसे पहले साम्यवाद का कॉन्सेप्ट लाते हैं, समाजवाद का कॉन्सेप्ट लाते हैं। ऐसा नहीं है कि कार्ल मार्क्स से पहले कोई आदमी नहीं थे जो समानता की बात कर रहे थे, कार्ल मार्क्स से पहले भी कुछ आदमी थे, उन्हीं को जो कार्ल मार्क्स से पहले जो आदमी समानता की बात की, इक्वलिटी की बात की, समाज में जो बुराइयां हैं उसको खत्म करने की बात की और मजदूरों के हित में जो बात की, उसी को बोलेंगे यूटोपियन समाजवादी। क्या बोलेंगे उसको, देखिए कार्ल मार्क्स को अगर बीच में रखते हैं हम, कार्ल मार्क्स से टाइमलाइन से पढ़ाते हैं आपको, कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स से इधर जो आया यूटोपियन समाजवादी। यूटोपियन समाजवादी कौन सा हो जाएगा, चार्ल्स फरियर, कार्ल मार्क्स से पहले रॉबर्ट ओवन भी आया था, रॉबर्ट ओवन, ये भी अपना कुछ विचार रखा, रॉबर्ट ओवन, और बोलो नाम, नहीं तुमको लड़का नाम याद रहे, चार्ल्स फेरियर, रॉबर्ट ओवन, और है ये क्या होगा, लुई ब्ला, ठीक है, ये सब नाम है, ठीक है। इसको अभी नोट्स समझेंगे। सेंट साइमन का नाम लिखा हुआ है, सेंट साइमन सबसे पहले आएगा,
ठीक ना। सेंट साइमन इन सब में सबसे पहले अपने विचार को रखने वाले थे, ठीक है। सेंट साइमन हो गए, फिर उसके बाद क्या है, चार्ल्स फेरियर हो गया, उसके बाद लुई ब्ला हो गया और रॉबर्ट ओवन। सेंट साइमन कौन छूट रहा है, एक छूट रहा है, चार्ल्स फेरियर हुआ, चार्ल्स फेरियर हो गया, ठीक है। और कौन हुआ, लुई ब्ला नहीं हुआ है ना, तो लुई ब्ला भी लिख दीजिए। तो ये चार चार जो है समाजवादियों का जो है विचार, ये जो चार समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इनका नाम अगर आपको क्वेश्चन क्या आ गया, इनमें से कौन यूटोपियन समाजवादी नहीं है या है, तो जो इनमें से चारों को नाम आएगा उसमें उसको लेके मारना। ये चारों एक यूटोपियन समाजवादी है। यूटोपियन समाजवादी का अर्थ ऐसे व्यक्ति जो कार्ल मार्क्स के आने से पहले समाजवाद पर अपना विचारधारा बताएं, अपने बातों को बताएं, कार्ल मार्क्स के आने से पहले। अब कार्ल मार्क्स के जो आने के बाद बताएं, यानी कार्ल मार्क्स में या कार्ल मार्क्स के आने के बाद जो व्यक्ति अपना विचारधारा रखते हैं वो तो वैज्ञानिक समाजवादी हो गए ना, या इसको वैज्ञानिक समाजवादी या फिर इसको साम्यवादी भी बोल देंगे, इसके लिए तो यही नाम है ना, यूटोपियन समाजवादी और ये वैज्ञानिक समाजवादी, ठीक ना। जो कार्ल मार्क्स से पहले आए, जो कार्ल मार्क्स से पहले आए, जो कार्ल मार्क्स के बाद आए। अब देखिए कार्ल मार्क्स के बाद जो भी आया वो साम्यवादी हो गया, साम्यवादी भी कह सकते हैं उसको, या समाजवादी, तो बात सेम ही है, दोनों बात सेम ही है। तो कार्ल मार्क्स जब अपना विचारधारा रख दिया कि देखो साम्यवाद में एक और चीज जोड़ लो कि आर्थिक समानता का भी बात हो, आर्थिक इक्वलिटी का भी बात हो, यानी कि जो इकोनॉमिकल जो इक्वलिटी होना चाहिए उसका भी बात हो, तभी तो कार्ल मार्क्स फिर वही समाजवाद का कॉन्सेप्ट बन गया, साम्यवाद। बात तो वही है, ठीक है। आगे जो भी आएगा वो सब तो इसी के जो अच्छा कॉन्सेप्ट लेगा उसी को उठा के लेके चलेगा। तो कार्ल मार्क्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है मेनली, ठीक है। और कार्ल मार्क्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा पहले इनको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। सेंट साइमन के बारे में, सेंट साइमन का विचार सुन लीजिए। देखिए सेंट साइमन की किताब आपके बुक में भी लिखा होगा, मेरे नोट में अपना लिखा हुआ, उससे बताते हैं आपको कि सेंट साइमन का मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बदले मिलजुल कर प्रकृति का दोहन करें, है ना। राज्य और समाज को इस ढंग से मतलब बनाओ, इस ढंग से उसका स्ट्रक्चर बनाओ कि लोग एक दूसरे का शोषण नहीं करें। ये जो प्रकृति हमको दे रहा है, ये जो नेचर इतना रिसोर्स दे रहा है, ये जो नेचर मान लीजिए ऑक्सीजन दे रहा है, तो उसका सब आदमी मिलकर रिसोर्स लो ना, कोई एक आदमी क्यों लूटोगे। ये जो सूरज का रोशनी आ रहा है सब आदमी लो, हवा चल रहा है सब आदमी लो, बारिश हो रहा है सब आदमी नहाओ, ऐसा कुछ मतलब एक समझाने के लिए उदाहरण दिया हम, ठीक है। प्रकृति जो जितना प्रकृति का सामान है उसका हम लोग सब मिल के दोहन करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अकेले जाकर हम सब कुछ लेके चले आएंगे, नहीं, ठीक है। अब इस जो समझाने वाला तो ये आम बात है, ये कहिएगा आज भी सब आदमी यूज कर रहा है, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, इसका बात कर रहा है यहाँ पर, है ना। पेट्रोलियम में तो प्रकृति से निकलता है, सब आदमी मिल के दोहन करे, करता है सब आदमी मिलकर, नहीं तो लूट के लेके जाता है, वहाँ तो लूट का सोच चलता है, इसका बात कर रहा है वो, है ना। समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए, जो गरीब है उनके लिए कार्य करना चाहिए समाज को। उसने घोषणा किया कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता अनुसार, क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, उनके जो जिसको जितना क्षमता है उसको उतना क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार पैसा मिलना चाहिए, ठीक है। इसका बात किया गया, ठीक है। कार्य उसके प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, आगे यही समाजवाद का एक मूल नारा भी बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार बोर्ड में कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार, ये कथन किसका है, ये नारा किसका दिया हुआ है, तो सेंट साइमन का दिया हुआ यह नारा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट में याद रखना है आप लोग को, ठीक है। इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बात याद रखना है, जिसमें सेंट साइमन के बारे में एक कथन ये याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे चार्ल्स फेरियर के बारे में। चार्ल्स फेरियर का जो है मानना था कि किसान मजदूरों को बड़े बड़े उद्योग या कारखानों में काम करने के बजाय अपने गाँव में, किसान मजदूर जो बड़े बड़े उद्योग कारखानों में काम करने जाते हैं उससे बेहतर है कि अपने गांव में काम करे, ठीक है, या कस्बों में कार्य करे, उससे ज़्यादा जो है लाभ होगा, उत्थान होगा, ठीक है। ये किसका मानना था, चार्ल्स फेरियर का मानना था। यानी कि किसान मजदूर वगैरह जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाके अपने गाँव में काम करे, अपने गाँव में रहे, उससे गाँव का ज़्यादा उत्थान होगा। तीसरा बात लुई ब्ला के बारे में, ठीक है। रॉबर्ट ओवन को छोड़ रहे हैं, लुई ब्ला पढ़ रहे हैं, ठीक है। लुई ब्ला का मानना था कि किसी भी समाज के आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार का, जैसे कोई भी समाज का आर्थिक सुधार करना तो उससे पहले क्या करना होगा, आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार, आर्थिक जो राजनीति में लोग है उसको सुधारना होगा, आर्थिक सुधार से पहले तभी किसी समाज का उत्थान हो सकता है। ये किसका मानना था, लुई ब्ला का। किसी भी समाज के आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, राजनीतिक सुधार करना जरूरी है, ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट ओवन। रॉबर्ट ओवन ये देखिए, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको छोड़ा गया इसलिए कि ये खुद जो है एक जो है फैक्ट्री के मालिक थे, और फैक्ट्री के मालिक जब इस तरह का विचार रखते हैं तो ये काफी बढ़िया बात होता है, किसके लिए, मजदूर लोग के लिए, ठीक है। मजदूर खेत में काम कर रहे हैं, तब ये रॉबर्ट ओवन का मानना था कि मजदूरों एवं श्रमिकों का शोषण करने के बजाय उसे ज्यादा से ज्यादा खुश रखें। ये खुद क्या थे, मालिक थे, और मालिक थे तो इसको ऐसा लगता था कि मजदूरों वगैरह का शोषण कम करो,
उसको टाइमली टाइमली काम करो और उसको खुश रखो। अगर उसको खुश रखोगे तभी वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएगा, तभी हम भी खुश रह पाएंगे, ठीक ना। तो ये मानना था किसका, रॉबर्ट ओवन का। खुश रखो ताकि वह शारीरिक रूप एवं मानसिक रूप से स्वतंत्र रूप से कार्य करे, है ना। अगर मजदूर खुश रहेगा, किसी भी तरह का तनाव नहीं होगा उसको, तभी तो वो पूरा एकदम अपना मन लगा के काम कर पाएगा हम लोगों के लिए, ठीक है। तो अपने आप उद्योगपतियों का लाभ प्रतिशत बढ़ता जाए, यानी इसका यही मानना था कि अगर हम मजदूर को खुश रखें तो मेरा लाभ ऑटोमेटिक बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। रॉबर्ट ओवन ने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक स्थान पर फैक्ट्री का स्थापना की थी। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा रॉबर्ट ओवन का फैक्ट्री का स्थापना क्यों कहाँ पर की थी, तो न्यू लुनार्क, न्यू लुनार्क में इसका फैक्ट्री था जो कि स्कॉटलैंड में पड़ता है। ये भी उधर का ही था, इंग्लैंड का या स्कॉटलैंड का ही था। इंग्लैंड स्कॉटलैंड ब्रिटेन सब पड़ता है ना, ब्रिटेन। तो इसके बारे में अगर देखिए तो ये इंग्लैंड का था सर। फ्रांस से बाहर सबसे महत्वपूर्ण यूरोपीय चिंतक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन था। ब्रिटिश उद्योगपति यहाँ पे दे दिया, तो ब्रिटेन में ही तो पड़ता है स्कॉटलैंड इंग्लैंड सब, ठीक है। तो रॉबर्ट ओवन जो कि ये तो कहाँ से बाहर था, फ्रांस से बाहर। अभी तक जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अभी हमको एक देश के बारे में सब पढ़ना होगा, ठीक है, वो रूस पढ़ना होगा। रूस में साम्यवादी सरकार थी, उसको भी पढ़ना होगा, ठीक है। और रूस में किस तरह से क्रांति वगैरह हुआ, उसको भी पढ़ना होगा। साम्यवादी सरकार की स्थापना ऐसे ही नहीं हुई थी वहाँ पर, उसको देखना होगा हम लोगों को एक करके। तो अभी कितना मिनट का वीडियो बना, 13 मिनट का वीडियो बनाया, ठीक ना, 13 ही मिनट का बनाया अभी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कार्ल मार्क्स को आज ही खत्म करते हैं, आगे देखेंगे आप लोग। सेंट साइमन हो गया, चार्ल्स फरियर हो गया, रॉबर्ट ओवन हो गया, लुई ब्ला हो गया, इन सब के बारे में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चला। ये सब यूटोपियन समाजवादी थे, ये सब अपना अपना विचार रखे। जैसे कि रॉबर्ट ओवन क्या करता है, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी कार्य के अनुसार, ये कथन आपसे पूछ ऑन नहीं करो उसको भी। ये कथन अगर आपसे पूछते कि प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उनके कार्य के अनुसार, यह कथन किसका है, तो क्या बताना है आपको, सेंट साइमन। क्या बताना है, सेंट साइमन। सेंट साइमन किस प्रकार के जो है विचारक थे, तो यूटोपियन समाजवादी थे। किस प्रकार के समाजवादी थे, यूटोपियन। चार्ल्स फरियर के बारे में याद रखना है, चार्ल्स फरियर क्या कहते थे कि गांव वगैरह में काम करो। कहाँ काम करो, गांव वगैरह में काम करो। किसानों वगैरह को काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है, कहाँ काम करना है, गांव वगैरह में ही काम करे, जिससे गांव का क्या होगा, उत्थान होगा, ठीक है, यानी गांव आगे बढ़ेगा। रॉबर्ट ओवन तो एक व्यापारी थे और ये फ्रांस के बाहर थे, न्यू लुनार्क में अपना जो है फैक्ट्री बनाए हुए थे, स्कॉटलैंड में पड़ता है, ठीक है। और इनका मानना था कि जो अपने यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं उनको खुश रखो, जितना वो खुश रहेंगे वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अगर तनाव मुक्त रहेंगे तो वो उतना हमको लाभ पहुंचाएंगे, उतना हमारा उत्पादन बढ़ाएंगे, उससे हमको उतना लाभ होगा, ठीक है। उसके बाद लुई वाला क्या होता है, आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार जरूरी है, ये मानना था, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सबको पैसा दे देगा, सबको अमीर तो नहीं कर सकते आप, फिर लूट लेगा कोई तो, ठीक है। तो आर्थिक सुधार करने से पहले आप क्या कीजिए, राजनीतिक सुधार कीजिए, तभी आपका कुछ उत्थान हो पाएगा। ये लुई वाला का मानना था। ये 4 यूटोपियन समाजवादी आपको रटा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें यूटोपियन समाजवादी के विचारों को लिखे, चारों का नाम याद रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में लिख दीजिएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। सेंट साइमन, चार्ल्स फरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन, ठीक है। सेंट साइमन, चार्ल्स फरियर, लुई ब्ला और रॉबर्ट ओवन, ठीक है। 4 यूटोपियन समाजवादी का नाम याद रहना चाहिए। आगे हम लोग देखेंगे कार्ल मार्क्स को, ठीक है, और कार्ल मार्क्स को ही पढ़ना है। अब यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, अब हम कार्ल मार्क्स को हेडिंग लगा के देख लेते हैं। आपको एक साथ याद रहना चाहिए, कार्ल मार्क्स का जन्म, मृत्यु, कब वो पढ़ने गए, कहाँ वो पढ़ने गए, कब उसका विवाह हुआ, कब वो साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे, और कब वो क्या बोलते हैं दास कैपिटल लिखे। तो देखिए याद करते रहिएगा, आप भी मेरे साथ रिवाइज करते रहिएगा। कार्ल मार्क्स ये बहुत बड़े साम्यवादी विचारक थे, है ना। मजदूरों के शोषण को बचाने के लिए बहुत कुछ किए अपने क्षेत्र में, रूस वगैरह में जहाँ पे थे, ठीक है। तो इनको समझना पड़ेगा। इनके पहले इंट्रो को समझते हैं हम लोग, क्या ये थे कहाँ के, कहाँ इनका जन्म हुआ था, कौन थे ये, किस तरह के विचारक थे, वो तो आगे तो पढ़ ही लेंगे उसको। तो पहले तो इनको जन्म वगैरह का समझे, इसका कुंडली निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 5 मई, बोलो ना 1818, अभी नहीं बोलो, जब हम रिपीट कर दिया करें तो हम बोला करो, तो उससे ज़्यादा बेटर रहेगा, तो जो पढ़ रहा है बच्चा उसको भी नहीं समझ में आएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, 5 मई 1818। ये क्या है, बर्थ है, क्या है, बर्थ है। आप तुम बोल सकते एक बार बोलने के बाद। आप देखिए इसके बाद आपको याद रखना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी बर्थ प्लेस, स्थान कहाँ है इसका, बताओ। जर्मनी में, कहाँ है, जर्मनी में भी कहाँ, ट्रियर में, कहाँ पर है, ट्रियर में। कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद आपको याद रखना है, कार्ल मार्क्स जो बॉन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, है ना। तो लॉ की पढ़ाई यानी कानून की पढ़ाई कहाँ पढ़ के थे, कानून की पढ़ाई कहाँ पढ़ के थे, बॉन विश्वविद्यालय, कहाँ पढ़ के थे, बॉन विश्वविद्यालय। ये उसके बाद कहाँ चले गए, बर्लिन चले गए, पढ़ाई को यहीं पर रह थे। 1836 में फिर कहाँ चले गए, बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। बर्लिन में इसकी मुलाकात किससे हुई, नहीं बर्लिन में इसकी मुलाकात नहीं हुई थी, बर्लिन से आगे जाके मुलाकात हुई थी कहीं पर, ठीक है। किससे मुलाकात हुई थी, इन्हीं के दोस्त से, फ्रेडरिक एंगल्स, उससे तो बाद में मुलाकात कराएंगे हम, ठीक है। अभी 1836 के समय चल रहा है, सही जा रहा है ये। 1836 में जो है बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, ठीक है। बॉन विश्वविद्यालय में विधि की
किताब में भी यही दिया हुआ कि 1800 जो इसमें 1836 में बर्लिन गए और विधि का पढ़ाई करने के लिए वो बॉन विश्वविद्यालय गए, ठीक है, जर्मनी में। बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, याद रखना है, ठीक है। और मार्क्स जो है किसके विचार से प्रभावित थे, आपको पिछला चैप्टर में पढ़ाए थे बिस्मार्क वाला में, हीगेल का, ठीक है। तो मार्क्स भी एक फिलोसफर के विचार से प्रभावित है, जिसका नाम क्या था, हीगेल। हीगेल के विचारों से प्रभावित, हीगेल के विचारों से प्रभावित, यानी हीगेल के विचार से बहुत प्रभावित है। और हीगेल एक क्या था, फिलोसफर था, दार्शनिक था, ठीक है। तो हीगेल के विचार से कौन कौन व्यक्ति प्रभावित हुए अभी तक आपके पुस्तक के अनुसार, एक बिस्मार्क प्रभावित हुए, एक कौन प्रभावित हुए, कार्ल मार्क्स। याद रखना है, आप तो पूछ सकता है इसमें से, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ, जर्मनी के ट्रियर में। कार्ल मार्क्स की विधि की परीक्षा पढ़ाई कहाँ की है, बॉन विश्वविद्यालय में। कार्ल मार्क्स बर्लिन कब गया, 1836 ईस्वी में। उसके बाद कार्ल मार्क्स का जो है विवाह कराते हैं, ठीक है। कार्ल मार्क्स का विवाह हो गया 1843 में, ठीक है। अरे यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर तो पढ़ाई से रिलेटेड बात हुआ। आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं एकदम आगे पीछे करके। कार्ल मार्क्स का विवाह हुआ कब, 1847 में। कब हुआ, 1847 में। उनका जो विवाह हुआ, उनके बचपन के मित्र थी जेनी, क्या क्या नाम था, जेनी। जेनी नामक महिला से, यानी जेनी नामक उसकी मित्र जो थी बचपन की, उन्हीं से उनका विवाह होता है, ठीक है, जो 1847 में होता है। उसके बाद आपको याद रखना है कि 1844, ठीक है। 1844 क्या याद रखना है, 1844। तो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा कि कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगलोन से कब हुई। तो फ्रेडरिक एंगलोन से मुलाकात पेरिस में, ठीक ना। बुक में एक बार में मिल जाएगा, यहाँ पर क्या क्या है, पेरिस में मिला था वो। देखिए, कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में, बुक में सब कुछ लिखा हुआ है। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1848 में फ्रेडरिक एंगलोन से हुई और जीवन भर उससे गहरी मित्रता बनी रही, ठीक है। तो 1848 कितना बदया हुआ रे, 44 सही तो है। फ्रेडरिक एंगल्स बोले थे अभी 44 क्या 48 से बोल दिए थे, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स से मिला कब, 1844 में। इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छा बनी, और बहुत अच्छा बना तो विचारधारा, देखिए दोस्ती कैसे बनता है, जब गुण मिलता है, विचार मिलता है, तभी तो दोस्ती बनता है। जब ये दोनों का विचारधारा मिला तो 1844 में दोस्ती हुई, और 1848 में, यानी कि 4 साल बाद, ठीक है, 1848 में इन दोनों ने मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा। क्या लिखा, साम्यवादी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, घोषणा पत्र। तो अकेला कार्ल मार्क्स नहीं लिखा, याद रखना है, इसको तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ में जोड़ दिए हम, ठीक ना। तो 1848 में जो है साम्यवादी घोषणा पत्र किसने लिखा, फ्रेडरिक एंगलोस और कार्ल मार्क्स दोनों मिलकर लिखा था। और कार्ल मार्क्स जो है एक और किताब लिखते हैं जो 1867 में, जो सबसे इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है ना। 1848 में कार्ल मार्क्स क्या लिख 67 में हो जाएगा, 1867 में लिखते हैं कार्ल मार्क्स क्या, दास कैपिटल, दास कैपिटल नहीं, कैपिटल कैसे लिखा है, CAPITAL, कैपिटल ऐसे ना होगा, कैपिटल देखो तो, दास कैपिटल ऐसे ना होगा, ठीक है, दास कैपिटल। तो अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में रखिएगा आप। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल का रचना कब किया, 1867 में। दास कैपिटल को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है, समाजवादियों का नहीं, साम्यवादियों, किसका, साम्यवादियों का, साम्यवादियों का बाइबल। बाइबल क्या होता है बताइए तो, धर्म ग्रंथ है बाइबल, ठीक है। ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ तो क्या बोलते हैं, जैसे मुस्लिम धर्म का कुरान, हिंदू धर्म का महाभारत, गीता, रामायण, वैसे ही ईसाई धर्म का जो धर्म ग्रंथ होता है उसे क्या बोलते हैं, बाइबल बोलते हैं। और साम्यवादियों का जो बाइबल कहा गया, किसको, किस पुस्तक कहा गया, दास कैपिटल को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, साम्यवादियों का बाइबल किस पुस्तक कहा गया, समय बताओ हमको, साम्यवादियों का बाइबल किस पुस्तक कहा गया। तो याद रखना है आपको, क्या क्या याद रखना है, दास कैपिटल। और साम्यवादी घोषणा पत्र कब जारी हुआ था, 1848 में। 40 हो गया। हाँ, तो आज के लिए जो है यहीं तक रोकते हैं हम लोग, कल जो है इस कार्ल मार्क्स को जो है सिद्धांत को देखेंगे, ठीक है। दास कैपिटल तो हो ही गया, इसके बाद अब देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, रुक जाओ अभी। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी। कार्ल मार्क्स किसके विचार से प्रभावित थे, हीगेल्स के विचार से। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पर हुआ, ट्रियर में, यानी ट्रियर कहाँ पड़ता है, जर्मनी में, ठीक है। कानून की पढ़ाई कार्ल मार्क्स कहाँ पर किए, बॉन विश्वविद्यालय में। बर्लिन कब गए, 1836 में। बर्लिन आगे पढ़ाई करने के लिए बर्लिन कब गए, 1836 में, है ना। उनका विवाह कब हुआ, 1843 में। किससे हुआ, जेनी से हुआ। 1844 में किससे मिले, फ्रेडरिक एंगलोन से। उसके बाद दोनों मिलकर किताब, कौन सा किताब लिखा, साम्यवादी घोषणा पत्र, ठीक है। और साम्यवादी घोषणा पत्र कब लिखा, 1848 में। 1867 में सबसे इंपोर्टेंट किताब को क्या लिखा, दास कैपिटल। दास कैपिटल को क्या बोला था, साम्यवादियों का बाइबल बोला था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स के बारे में इतना। और कार्ल मार्क्स का डेथ कब हुआ था बताओ तो, 1887 में। डेट देखना होगा, डेट, कार्ल मार्क्स का डेट हुआ था 1887 में, लेकिन डेट क्या था, डेट 14 मार्च, ठीक है। 87 है, 83, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, ऐसे हम अभी बता दे रहे हैं 1883, एक बार देख लीजिएगा अपना, ठीक है। 14 मार्च 1883, हम भी इसको वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। कार्ल मार्क्स का डेथ जो हुआ कब हुआ, मृत्यु ले दो भाई इसमें। अब एक लाइन में हम लोग याद करते हैं सीधे, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ, 5 मई 1818 ईस्वी को। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ,
जर्मनी के ट्रियर नामक नगर पर, ठीक है। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स का विवाह 1843 में उनके बचपन के मित्र जेनी से हुआ था। कार्ल मार्क्स जो है बॉन विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे कानून का। कार्ल मार्क्स 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए। कार्ल मार्क्स का विवाह 1847 में हुआ, उनके बचपन के मित्र जेनी से, बता ही दिए थे। कार्ल मार्क्स की मुलाकात फ्रेडरिक एंगलोन से पेरिस में हुआ 1844 में, और 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र लिखे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगलोन मिलके, और 1867 में दास कैपिटल गठन किया कार्ल मार्क्स, और 1887 में वो 83 में वो क्या कर गए, डेथ कर गए। तो ये कार्ल मार्क्स के बारे में इतना अगर रिपीटेड याद है तो बस खत्म है कहानी, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो कार्ल मार्क्स तक हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग जो है कार्ल मार्क्स के सिद्धांत, जो कुछ सिद्धांत वगैरह दिए थे, थ्योरी वगैरह दिए थे, अपना विचार वगैरह दिए थे, तो उनको देख लेंगे, ठीक है। और फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संघ वगैरह के लिए, मजदूर के लिए जो कुछ संघ सब थे उनको देख लेंगे। ये इस चैप्टर का एक तरह से इंट्रोडक्शन था, और कार्ल मार्क्स के बारे में जो था वो हम बता दिए। ऐसे ही जो है शॉर्ट वीडियो के लिए, ऐसे ही बहुत कम समय में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू।